नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत के संविधान से मिले उन सबसे शक्तिशाली अधिकारों को जो हर नागरिक को ताकत देते हैं। सोचिए, क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज किया जा सकता है? चलिए, इसी सवाल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी देखते हैं जो इन अधिकारों की असली ताकत को दिखाती है। बात है 2020 की, जब सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया और उसमें सीधे सीधे भारत के चीफ जस्टिस की आलोचना कर दी। अब ये देश की सबसे बड़ी अदालत से सीधी टक्कर थी, एक ऐसा कदम जिसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते थे। लेकिन सजा क्या मिली? सिर्फ ₹1 का सांकेतिक जुर्माना। अब ये जो नतीजा है ना, ये हमारे संविधान के एक बहुत ही जरूरी आर्टिकल की ताकत को दिखाता है। तो ये ताकत आई कहां से? ये पावर मिलती है आर्टिकल 19 से, जिसे कई लोग भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो आर्टिकल 19 के दिल में क्या है? वो है बोलने और अपनी बात रखने की आजादी। और इसका मतलब सिर्फ बातें करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन में बहुत कुछ आता है, जैसे अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराना, विरोध में पुतले जलाना, आरटीआई के जरिए सवाल पूछना, यहां तक कि चुप रहने का अधिकार भी इसी में शामिल है। और हां, हमारी मीडिया और प्रेस की आज़ादी की जड़ें भी यही हैं। और देखिए, आर्टिकल 19 में दी गई ये 6 आज़ादियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले, बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी। जब लोग बोलेंगे तो वो शांति से इकट्ठा भी होंगे, इकट्ठा होंगे तो अपने संगठन भी बनाएंगे, फिर उन्हें देश में कहीं भी घूमने, कहीं भी बसने और कोई भी काम करने की आज़ादी भी तो चाहिए होगी। देखा कितना लॉजिकल फ्लो है। लेकिन हां, एक बात समझनी जरूरी है, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। संविधान खुद कहता है कि देश की एकता, सुरक्षा और दूसरों की इज्जत बचाने के लिए कुछ वाजिब पाबंदियां भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल किया और उस पर कोई इल्जाम लग गया, तब क्या होगा? यहीं पर आता है आर्टिकल 20, जो एक ढाल की तरह काम करता है। इसका सबसे बड़ा और जरूरी सिद्धांत यह है कि जब तक कोई अदालत किसी को दोषी ना ठहरा दे, तब तक वो इंसान बेगुनाह है। सिर्फ एक एफआईआर या इल्जाम लगने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। और ये आर्टिकल 3 बहुत जरूरी सुरक्षा देता है। पहला, कि सजा उसी कानून के हिसाब से मिलेगी जो जुर्म के वक्त लागू था, बाद में कानून बदलकर सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा, एक ही जुर्म के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं मिल सकती। और तीसरा, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं उस अधिकार पे जो इन सबसे ऊपर है, जो बाकी सभी आजादियों की जड़ है, और वो है जीने का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 कहता है कि कानून की तय प्रक्रिया के बिना किसी से भी उसकी जिंदगी या निजी आजादी नहीं छीनी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत गहरी व्याख्या की है। कोर्ट का कहना है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ, एक मानवीय गरिमा के साथ जीना है। और देखिए ये कितना दिलचस्प है। इसे 2 हिस्सों में समझा जा सकता है। एक तरफ है जीवन का अधिकार, यानी प्राण, जिसमें एक साफ सुथरा माहौल, अच्छी सेहत का अधिकार जैसी चीजें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी दैहिक स्वतंत्रता, जो हमारी प्राइवेसी, विदेश जाने की आज़ादी और यहां तक कि अकेले रहने के अधिकार की भी रक्षा करती है। अब एक इज्जत की जिंदगी बिना ज्ञान के तो अधूरी है ना? इसी सोच के साथ 2002 में 86वें संशोधन के जरिए संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और जरूरी शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। तो हमने बात की बोलने की आज़ादी से लेकर आरोपों से सुरक्षा और फिर जीने के अधिकार तक की। ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? यही तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां एक आम इंसान भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। ये हर नागरिक को ताकत देता है और हर किसी के लिए एक जवाबदेही तय करता है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क हमें जबरदस्त ताकत तो देता है, पर साथ ही एक जिम्मेदारी भी देता है कि इस ताकत का इस्तेमाल सही ढंग से हो। तो सोचने वाली बात यह है कि एक समाज के तौर पर हम आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच का ये संतुलन आखिर बनाते कैसे हैं?